भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां बहुत सारे आक्रांता आए, लूटे तोड़े, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा काम किया कि आज हम भारत माता की जय बोल पा रहे हैं, वंदे मातरम बोल पा रहे हैं, बाकायदा दीपक भी जला पा रहे हैं, सरस्वती जी की माला भी चढ़ा पा रहे हैं, रक्षा भी पहन पा रहे हैं, जनेऊ भी पहन पा रहे हैं। ये किसकी वजह से? हम अपनी वजह से पहने हुए हैं क्या? ये जनेऊ हमने जो पहना है, इसमें हमारी कोई वीरता नहीं है। ये किसकी वीरता है? हमारे पूर्वजों की। उन्होंने जजिया दिया, टैक्स दिया, बहुत सारी तकलीफें झेली, लेकिन हमें इस लायक छोड़ा कि आज हम जनेऊ पहन सकें, तिलक लगा सकें, हमारी माताएं चूड़ी पहन सकें, मंगलसूत्र पहन सकें, सिंदूर लगा सकें। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। किसका योगदान है? तो एक बार अपने पूर्वजों को याद करिए, जिसकी वजह से हम सब आज भी राम भक्त बने हुए हैं, शिव भक्त बने हुए हैं, महावीर जी के भक्त बने हुए हैं, जैन बने हुए हैं, पटेल बने हुए हैं, यादव बने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं, क्षत्रिय बने हुए हैं। नहीं तो दुर्योधन के ननिहाल गंधार में न कोई पटेल बचा, न कोई शर्मा बचा, न यादव बचे, न गुप्ता बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, कोई बचा क्या? दुर्योधन का ननिहाल गंधार आज की डेट में क्या कहलाता है? अफगानिस्तान। ये हमारे पूर्वजों का पराक्रम था कि आज हम मंदिर में पूजा कर पा रहे हैं। नहीं तो राजा भरत के ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, वहां कोई मठ मंदिर बचा क्या? वहां पे भी तो मठ मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, सूर्य का मंदिर था, विष्णु जी का मंदिर था, माता का मंदिर था, बचा क्या? तो आज आपने विषय रखा हुआ है राम राज्य और भारतीय संविधान। थोड़ी देर इस पे चर्चा करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए शायद जितनी हम बात करना चाह रहे थे आपसे वो नहीं हो पाएगा। जितनी देर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, जिन जिन विषयों पे चर्चा करना चाह रहे थे, वो थोड़ी सी उसमें असुविधा हो गई है। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। परमादेव गुरुदेव, जो उन्होंने, आपने शब्द क्या उपयोग किया? कृष्ण का क्या बताया आपने? कृष्ण, एक्चुअली उन्होंने तिहाड़ को बोला था। क्या बोला आपने? कृष्ण को क्या बोला? कृष्ण जन्मभूमि। हाँ, मैं 2-3 साल पहले तिहाड़ गया था, लेकिन मुझे खुशी है कि जिसके लिए मैं तिहाड़ गया था, वो मेरा तिहाड़ जाना सफल हो गया। 1500 अंग्रेजी कानून सरकार ने खत्म कर दिए। प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1860 का कानून, इंडियन पिनल कोड भी खत्म होने के कगार पे है। 1872 का एविडेंस एक्ट भी खत्म होने के कगार पे है। 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी खत्म होने के कगार पे है। लेकिन लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य तब पूरा होगा जब 1950 से पहले बने सारे के सारे कानून खत्म हो जाएंगे। तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। मेरे जीवन का सपना है 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो। जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल में न्याय। और यह मेरा सपना असंभव नहीं है। यह कोई मैं चंद्रयान की बात नहीं कर रहा हूं। यह जो जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा हूं, यह दुनिया के कई देशों में है। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, जापान में है, सिंगापुर में है, चाइना में है, दुनिया के कई देशों में है। जब दुनिया के कई देशों में है तो भारत में हो सकता है कि नहीं?
चंद्रयान जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, उनको विशेष धन्यवाद हमें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी देश अपने सैटेलाइट का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता। कोई भी देश अपने मिसाइल का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता। कोई भी देश अपने परमाणु बम का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता। डालता है क्या? इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने 7,500 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना लिया। दुनिया में पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पे, जहां आज तक अमेरिका भी नहीं पहुंचा था, चाइना भी नहीं पहुंचा था, वहां पहुंच गए। तो परमाणु बम बना लिया, अग्नि मिसाइल बना लिया, चंद्रयान बना लिया, मंगलयान की तैयारी हो रही है। अभी तो सूर्य पे पहुंचने के लिए आदित्य, प्रधानमंत्री जी ने बोला आप तो आदित्य पे भी पहुंचेंगे, सूर्य पे भी पहुंचेंगे। अगर ये सब हो सकता है तो जस्टिस विद इन ईयर भी हो सकता है। 1 साल के अंदर न्याय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु का डिटेल तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मिसाइल का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, उनके कानून का डिटेल पब्लिक डोमेन में, उनके कानून गूगल पे अवेलेबल है, उनके कानून अमेजॉन से बुक कर लीजिए। अमेरिका का आपका अमेरिका का फेडरल पिनल कोड आप घर बैठे बैठे मंगा लीजिए। आप यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन अमेरिका का कानून भी मंगा सकते हैं, चाइना के भी मंगा सकते हैं, जापान का भी मंगा सकते हैं, सिंगापुर का भी मंगा सकते हैं, कनाडा का भी मंगा सकते हैं। आप हर देश का मंगा सकते हैं। इसका मतलब वहां पे जो कानून चल रहे हैं, अगर उन सारे कानूनों को पढ़ा जाए और उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हुए और उससे एक अच्छा कानून बना दिया जाए, तो भारत में न्यायिक व्यवस्था सुधर सकती है कि नहीं? दूसरा, परमाणु बम बनाने की लागत होती है, अग्नि मिसाइल बनाने की लागत है, चंद्रयान बनाने की लागत है, लेकिन कानून बनाने की कोई लागत। तीसरी बात, चंद्रयान से, अग्नि मिसाइल से, परमाणु बम से हमारे लिए जो कल्चरल थ्रेट है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंटरनल थ्रेट है, वो उससे निपट नहीं सकते। एग्जांपल आपके सामने फ्रांस के पास वीटो पावर है, फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर है, फ्रांस के पास राफेल भी है, सब कुछ है फ्रांस के पास। 3 महीने जला, राफेल काम आया जो मुझसे बोलिए नहीं। लेकिन जैसे 3 महीने फ्रांस जला, ऐसे सिंगापुर आज तक क्यों नहीं जला? चीन क्यों नहीं जला? आपने चीन में कभी कोई धर्मांतरण की घटना सुनी क्या? जोर से बोलिए जरा। चीन में आपने कभी किसी की घुसपैठ सुना कि कोई विदेशी आदमी आके चीन में घुस गया? सिंगापुर में सुना? क्यों? क्योंकि कानून उनका बड़ा पावरफुल है। और एक बात और समझ लीजिए, कानून इतना पावरफुल होता है कि शासक भले बदलते जाएं, वो अपना काम करता रहता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति बुश हो या क्लिंटन हो या ट्रंप हो या बिडेन हो, अमेरिका में कोई अवैध रूप से घुस नहीं सकता, और घुसा तो 20 से 50 साल जेल में रहेगा। कोई भी शासक हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जहां डेमोक्रेसी होती है, जहां राजशाही होती है, वहां पे राजा पावरफुल होता है। जहां लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, वहां शासक पावरफुल नहीं होता। वहां क्या पावरफुल होता है? कानून। जहां राजा का राज है, राजा पावरफुल होगा तो व्यवस्था अच्छी चलेगी। जहां कानून का राज होगा, कानून पावरफुल होगा, तब व्यवस्था अच्छी चलेगी। और मैं आपके जिलों को देख रहा था। अहमदाबाद की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? अहमदाबाद वाले जानते होंगे अच्छी तरीके से। बदल रही है, पलायन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है।
आपके अमरेली की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आनंद की भी बदल रही है, अरवल्ली की भी बदल रही है, बनासकांठा की भी बदल रही है, भरूच की भी बदल रही है, भावनगर की भी बदल रही है, डांग की भी बदल रही है, द्वारका की बहुत तेजी के साथ बदल रही है। आपके सोमनाथ की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके जामनगर की डेमोग्राफी बदल रही है, जूनागढ़ की बदल रही है, आपके कच्छ की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके मोरबी की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके पाटन की भी डेमोग्राफी बदल रही है। जो पाटन का बॉर्डर वाला एरिया है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पोरबंदर की डेमोग्राफी बदल रही है, राजकोट की बदल रही है, साबरकांठा की भी बदल रही है, सूरत की भी बदल रही है, सुरेंद्र नगर की बदल रही है, वडोदरा की बदल रही है, वलसाड की बात है। अब आप लोगों में से कुछ लोग हमसे कहेंगे डेमोग्राफी बदल रही तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया? फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में एक ही देश है जहां हम देश को माता कहते हैं। बाकी देशों में या तो देश को कुछ नहीं कहा जाता या तो पिता कहा जाता है, माता कहां कहा जाता है? केवल पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन है केवल एक ही रिलीजन में माता की पूजा होती है, कन्या की पूजा होती है। वो कौन सा है? सनातन धर्म। पूरी दुनिया में जितने भी त्योहार हैं केवल एक ही धर्म ऐसा है जहां पे कन्याओं की पूजा होती है। वो क्या है? सनातन धर्म। और किसी रिलीजन में बाकी सारे रिलीजन केवल मेल ओरिएंटेड है, केवल मेल की पूजा होती है, फीमेल की पूजा ही नहीं होती। भारत में होती है, अंबाजी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है, सरस्वती की होती है, दुर्गा की होती है। 51 शक्तिपीठ है हमारे देश में। बाकी छोड़ो, हर साल नवरात्र में साल में 2 बार नवरात्र आता, हम कन्या पूजन करते। तो डेमोग्राफी इसलिए दिक्कत है क्योंकि डेमोग्राफी बदलने से राष्ट्रांतरण हो रहा है। डेमोग्राफी बदलने के बाद वहां की संस्कृति बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, लाइफ स्टाइल बदल रही है, कपड़े बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, विचार बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है। इसलिए इस डेमोग्राफी में जो चेंज आ रहा है, चाहे वो घुसपैठ के जरिए आ रहा है, अवैध घुसपैठ के जरिए या धर्मांतरण के जरिए या किसी और जरिए, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने तो तलवार भी उठा लिया था, हमारे पूर्वजों ने तो जजिया भी दिया था, हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान किया था। हम क्या उनका 5% भी नहीं कर सकते? कम से कम हमारे पूर्वजों ने जितना काम किया हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, उसका 10-5% हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हर समस्या का समाधान है। आपकी मेहसाना की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आपको बता दूं। शायद मेहसाना में कहना भूल गया था। मेहसाना में मैंने गूगल किया तो मुझे कई घटनाएं मिली हैं जहां मेहसाना की भी डेमोग्राफी बदल रही है। भारत के 9 राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं। कितने राज्यों में? जोर से बोलिए जरा, एक बार जोर से बोलिए, कितने राज्यों में? भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 750 जिलों में से कितने जिलों में? 200। भारत के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हमारे भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं जो पाकिस्तान को टच करती हैं या समुद्र को टच करती हैं, बांग्लादेश को टच करती हैं या हिमालय को टच करती हैं या म्यांमार को टच करती हैं, उन सभी बॉर्डर की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी। राज्यवार 9 राज्यों में खत्म, जिलेवार 200 जिलों में खत्म, तहसील के हिसाब से 300 तहसीलों में खत्म। इसके बाद भी सोए हुए, अभी भी नहीं जाग रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें हम, आम जनता क्या करे? आम जनता बहुत कुछ कर सकता है। जब तक ये जनता, मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो 3-4 करोड़ लोगों तक जाता है, जब तक जातियों में बटे रहेंगे, पार्टियों में बटे रहेंगे और धर्म को सबसे ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाधान
केवल और केवल कानून है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। उदाहरण के लिए आपके गुजरात में जीवराज नारायण मेहता जी मुख्यमंत्री हुए, बलवंत राय मेहता जी मुख्यमंत्री हुए, हिरेन कन्हैया लाल जी मुख्यमंत्री हुए, घनश्याम ओझा जी हुए, चिमन भाई पटेल हुए, बाबू भाई पटेल हुए, माधव सिंह सोलंकी हुए, अमर सिंह चौधरी हुए, छबिल दास मेहता हुए, केशु भाई पटेल हुए, सुरेश मेहता हुए, शंकर सिंह बाघेला हुए, दिलदीप पारिक हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, आनंदबेन पटेल हुए, विजय रूपानी जी हुई, भूपेंद्र भाई पटेल है आज के हैं। किसके मुख्यमंत्री रहते हुए धर्मांतरण रुका था, बताइए जरा। ऐसा कौन है जो मुख्यमंत्री था और उसके समय में धर्मांतरण नहीं हुआ? ऐसा कौन मुख्यमंत्री है जिसके रहते हुए गुजरात में बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं आए? याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। आप केंद्र में देख लीजिए, कितने सारे प्रधानमंत्री हो गए, नेहरू जी से लेकर अब तक। घुसपैठ रुकी क्या? जोर से बोलिए। रोहिंग्या बांग्लादेशी गए क्या? धर्मांतरण रुका क्या? क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदले, दवा नहीं बदली। और बीमारी ठीक होती है दवा से। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ठीक करेगा, दवा ठीक करेगी। मेरे अंदर डॉक्टर जाएगा, दवा जाएगी। ऐसे अपराध को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को कोई शासक ठीक नहीं करता। कौन ठीक करता है? कानून, जिसकी कोई लागत ही नहीं होती। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। मान लो आपके घर में बुखार है, इधर डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए, आप इनके पास गए, आपने इनको दिखाया, इन्होंने 2-3 टैबलेट लिख दिया और 2-3 दिन बुखार नहीं उतरा। आप दोबारा जाओगे इनके पास, क्या बोलोगे? कि डॉक्टर साहब दवा काम नहीं कर रही है, बोलोगे नहीं बोलोगे? और बोलने के बाद उन्होंने फिर वही दवा दे दिया और दवा नहीं बदला, तो 3 दिन बाद फिर बुखार रहेगा। फिर क्या करोगे? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो जरा। 75 साल से यही कर रहे हैं, 75 साल से डॉक्टर ही बदल रहे हैं और डॉक्टरों ने दवा, अरे दवा बदलवाओ। ज्यादा नियम कानून नहीं पता तो अपने सांसद से, विधायक से ये तो कह सकते हो कि भाई साहब ये बताओ, ये जो लोग गुजरात में अवैध रूप से आते हैं, सिंगापुर में कोई अवैध रूप से जाता है क्या? चीन में जाता है क्या? अमेरिका में जाता है क्या? हमारे यहां कितना घटिया वीजा सिस्टम है। आदमी उतरता है दिल्ली में, पादरी, और पहुंच जाता है उड़ीसा के जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, और वहां के कन्वर्जन कराता है। कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। इस हॉल में हम लोग बैठे हुए, ये गेट, एक गेट आगे, एक गेट पीछे। यहां से एक सांप अगर घुस जाए, उस सांप को इस गेट पे पकड़ना आसान है या जब घुस गया, अंदर आ गया, फिर अंदर से ढूंढना आसान है? जोर से बोलिए जरा। गेट पे केवल एक आदमी खड़ा कर दीजिए कि जैसे ही सांप आए उसको डंडे से मार दे, बहुत आसान है। एक बार अंदर घुस गया, पता नहीं किसके कुर्सी के नीचे छिप जाएगा, फिर सारी कुर्सी पलट पलट के देखना पड़ेगा। दूसरा, कभी आपने आम के पेड़ के बगल में बबूल का पेड़ देखा क्या? देखा है? अगर देखा भी होगा तो 2-3 साल के बाद नहीं मिलेगा। आम के पेड़ के बगल में बबूल लगा दीजिए, बबूल अपने आप, आम अपने आप सूख जाएगा। तो अगर किसी बगीचे में बबूल आ गया और बबूल को लगाना भी नहीं पड़ता, बबूल अपने आप ही पैदा होता है। बबूल को लगाना पड़ता है क्या? आम को लगाना पड़ता है। बबूल को खाद पानी देना पड़ता है क्या?
बबूल की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है क्या? आम की सब करनी पड़ती है। अब अगर किसी बगीचे में, जो आम का बगीचा है, वहां बबूल आ गया, पैदा हो गया, बबूल को उखाड़ना किसकी ड्यूटी है? आम की या उस बगीचे के मालिक की? बस इतना आप समझ लीजिए, हर समस्या का समाधान हो सकता है। जरूरत यह है कि भारत के कानूनों को बदलाव किया जाए। शुरुआत हो गई है, लेकिन इस पे दबाव बनाए रखने की जरूरत है। जब तक पुलिस सिस्टम नहीं अच्छा होगा, जब तक जुडिशियल सिस्टम अच्छा नहीं होगा, और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारी संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके आते हैं, अंदर आए मेहसाना में, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को पकड़ा, 2000 रुपए दिया, वो आधार बना देगा। फिर नगर निगम में गए, 2000 रुपए दिया, वो बर्थ सर्टिफिकेट बना देगा। 2 डॉक्यूमेंट हो गया। किसी दलाल को पकड़ा, आरटीओ ऑफिस के 3000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना देगा। फिर किसी दलाल को पकड़ा, बैंक में खाता खुलवा देगा। जब 3-4 डॉक्यूमेंट हो गए तो खाता खुल जाएगा। 10 से 15,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए बांग्लादेश से मेहसाना पहुंच जाते हैं, अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, कच्छ पहुंच जाते हैं, भुज पहुंच जाते हैं। 10 से 15,000 रुपए में 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, और जानते हैं उसके बाद 5 लाख का फायदा तो एक ही साल में ले लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुफ्त मकान, हर महीने चावल दाल, आयुष्मान कार्ड, केंद्र की इतनी सारी योजनाएं गरीबों की, राज्यों की इतनी सारी योजनाएं गरीबों की। चूंकि उनका कार्ड भी जो होता है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला होता है, तो उनको सारे गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। एक इंसान के नाते किसी को मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। 5000 घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया। 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया, जो इतने शांत होते हैं, समृद्ध होते हैं, बड़े सफाई से रहते हैं, और आपको जान के होगा वो पारसी भले हैं, एक्चुअली में वो सनातनी है। पारसी धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य गौमूत्र के छिड़काव से होता है। पारसी धर्म में गृह प्रवेश होता है तो पहले मालिक नहीं प्रवेश करता, पहले गाय प्रवेश करती है। हम उसको अलग पारसी धर्म भले मानते हैं, एक्चुअल में सनातन धर्म है। और क्या हुआ पर्सिया से? गायब, खत्म। जब तक वहां पे पर्सिया में पारसी थे, शांति, समृद्धि, खुशहाली, बिजनेस, व्यापार बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आज जब से ईरान बना है, रोज बम धमाके हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं कि नहीं? और उसमें सबसे ज्यादा पीड़िता कौन है? महिलाएं। डेमोग्राफी बदलने के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं वो कौन उठाता है? महिलाएं। गंधार, जहां उस समय बेटियां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेती थी। कैके, जहां से माता कैकेयी आई, जहां उस समय बेटियां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेती थी, उस पेशावर में आज बेटियां बुर्के में कैद हो गई हैं, घर में कैद है, बाहर नहीं जा सकती। उस गंधार यानी अफगानिस्तान में बेटियों को स्कूल जाने से बंद कर दिया गया। तो ये जो सिविलाइजेशन वॉर है, ये जो कल्चरल वॉर है, उसको अगर नहीं रोका गया तो अभी तो 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है। देखते ही देखते हमारे ही आपके सामने
10, 20, 25 साल के बाद बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ऐसा चेंज आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप लोगों को एक हफ्ते पहले पता चल जाए घर छोड़ के भागना है, सामान वामान लेके भागोगे ना? भागोगे नहीं? भागोगे? राम जेठमलानी जी पैजामा और बनियान पहन के आए थे। मनमोहन सिंह जी जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में भाग के आए थे। आडवाणी जी अच्छा धंधा, व्यापार, बिजनेस सब कुछ छोड़ के आए थे। पृथ्वीराज कपूर सब अपना स्टूडियो एक्टिंग करते थे, उस जमाने में एक्टिंग करते थे, सब छोड़ के भाग के आए थे। मिल्खा सिंह कुछ नहीं ला पाए, खुशवंत सिंह कुछ नहीं ला पाए, सुनील दत्त के पिताजी कुछ नहीं ला पाए, और बाकी तो छोड़ो, चलो उतना दिमाग पे जोर डालने में दिक्कत हो रही है। जब कश्मीर में 1990 में पलायन हुआ, हमारे कश्मीरी भाई कुछ लेके भागे थे क्या? बोलिए जरा। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में पलायन हुआ, कुछ लेके भाग पाए क्या? उसके पहले बंगाल में पलायन हुआ, कुछ लेके भाग पाए क्या? आप लोग चाहते क्या हो? ऐसे देखना है कि कश्मीर फाइल देखना है, फिर केरल फाइल देखना है, फिर बिहार फाइल देखना है, झारखंड फाइल देखना है, उसके बाद फिर बंगाल फाइल देखना है, मणिपुर फाइलें देखना है, फिल्में देखना है, कुछ करना भी है। आप चाहते हो कैसे हमारी आने वाले बच्चे एक के बाद एक फिल्म देखते रहे? और मुझे तो आश्चर्य होता है, कई सारे लोग इसी बात से खुश हैं कि चलो यार कश्मीर फाइल बन गई, हमें कश्मीरी हिंदुओं की समस्या पता चल गई। लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, किसी को फांसी हुई आज तक? बोलिए जरा। नहीं। तो फिर फिल्म बनाने का फायदा क्या हुआ? जिन लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार किया, आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ 1984 में, और परसों सज्जन कुमार के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है 2023 में। 1984 से 2023 कितने साल हो गए? 40 साल, 39 साल। 39 साल के बाद तो चार्ज फ्रेम हुआ है, अभी मुकदमा चलेगा, अभी केवल चार्ज फ्रेम हुआ है, फिर मुकदमा शुरू होगा। उसके बाद मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा दे दो, फिर वो अपील करेंगे, हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट में भी 10 साल चलेगा। मान लो हाई कोर्ट ने भी कहा सजा दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल चलेगा। इस बीच सज्जन कुमार जी खुद ही चले जाएंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था अगर सुधर जाए ना, आप लोग गुजराती हो, आप लोग बिजनेस व्यापार में बड़ा करते हो, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, कानून का खौफ हो जाए, अवैध काम बंद हो जाए, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए, ये वसूली जो दुनिया भर का है, ये सब बंद हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बाहर से एफडीआई लाने की जरूरत नहीं है। भारत के ही बिजनेसमैन, भारत के ही माहेश्वरी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। अभी तो फंसे हुए, उनको जलील किया जाता है। एक व्यक्ति जो 1000 लोगों को रोजगार देता है, उसको एक कांस्टेबल आके धमका के उसको चोर बना देता है। जो 1000 लोगों को रोजगार देता है, जिसके खुद के यहां जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट फला 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 है, जो लाख लाख रुपए तनख्वाह देता है, वो एक सिंपल इंस्पेक्टर आके उसको धमका के, नोटिस देके धमका के चला जाता है। भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है, मूलतः 3 कारणों से बदल रही है। पहला, जनसंख्या विस्फोट, दूसरा धर्मांतरण, तीसरा अवैध घुसपैठ। और ये तीनों ही कारण कानून बना के ठीक किए जा सकते हैं। मेरे हाथ में भारत का संविधान है,
जो ये कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए एक कानून है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन दुख इस बात का है, आज तक गुजरात में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए कभी लगाया ही नहीं गया। उठिए, सांसद से मिलिए, कप्तान से मिलिए, विधायक से मिलिए और उनको ये बोलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, एनएसए हमारे पास है, धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो लालच दे के हो रहा है, धोखे से हो रहा है, काला जादू दिखा के हो रहा है, अंधविश्वास फैला के हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज का लालच दे के हो रहा है, स्कूल में एडमिशन का लालच, जो जैसे भी हो रहा है, हो तो रहा है ना। आप धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाना शुरू करिए। एनएसए का फायदा यह होता है 1 साल तक बेल नहीं होती। धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं? बाबा ने लगाना शुरू कर दिया। और इतना स्पीड से लगा रहे हैं कि पिछले 1 महीने में 10 पे लगा दिया। आप लोग गूगल कर लेना, धर्मांतरण गाजियाबाद पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आपको मिलेगा।